सो चिल्ड्रन, आज हम आपके साथ में प्रेमचंद जी का लिखा हुआ एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जो है प्रेमचंद जी का लिखा हुआ बहुत ही अच्छा लेसन है। प्रेमचंद जी जो है उन्होंने किसानों से संबंधित लेसन लिखे हैं और उनके साथ में किसानों के साथ में पशु रहते ही हैं, गाय बैल वो अपने घरों पे रखते ही हैं, तो उनके साथ में लंबे वक्त तक साथ में रहते रहते गाय हो या बैल हो, उन सब का जो किसान है उसके साथ में कितना भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है। वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से एक दूसरे के अटैच हो जाते हैं। इस स्टोरी में ये हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। और जो स्वतंत्रता है वो भी आसानी से जीवन में कभी मिलती नहीं है, उसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। तो ये दो बातें इसमें हमें समझ में आएंगी कि बैल जो मूक जानवर है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी उसका जो है अपने मालिक के साथ में भावनात्मक रिश्ता होता ही है। वो अपने जो मालिक है उससे प्यार करता ही है। तो हम यहाँ पे ये लेसन अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। को किसी को भी मूर्ख कहा जाए तो हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना गधा है तो यहाँ पे भी ये बोला है कि जानवरों में गधा जो है उसे सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी कि उसके पास जैसे बुद्धि ही नहीं है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग कि तू तो गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। निरापद बोलते हैं सुरक्षित को और सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता ने। वो सहनशील है तो क्या इस वजह से उसको ये पदवी दे दी गई है कि तू तो गधा है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, गाय जो अपने बचाव के लिए हमेशा सींग मारती है। ब्याई हुई गाय, जिसने गाय ने अभी बच्चा दिया है उसको बोलते हैं ब्याई हुई गाय, तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। वो गाय है लेकिन कितनी सीधी होती है, लेकिन उसका बच्चा अभी भी हुआ है और उसको कोई जरा भी छेड़े तो वो शेरनी बन जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। वो सीधा साधा है तो क्या हुआ, हमारे सबके घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, वो सीधा साधा होता है बहुत, लेकिन उसको भी ज़्यादा छेड़ा जाए तो वो भी गुस्सा हो जाता है ना, तो वो भी जो है क्रोधित हो जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। हम गधा जरूर बोलते रहते हैं लेकिन कभी उसको हमने क्रोध करते हुए तो नहीं देखा है गधे को। फिर वो बोलते हैं कि जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। उसके सामने अगर हमने सूखी घास डाल दी है तो भी अपना वो असंतोष व्यक्त नहीं करता है, चुपचाप खड़ा रहता है। फिर है कि बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, चाहे एक आध बार जो है वो कुलेल यानी कि क्रीड़ा कर लेता हो, कुलेल का मतलब है क्रीड़ा, तो कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कभी ऐसा भी नहीं है कि उसको बहुत खुश होते हुए देख रहे हैं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे पर विषाद बोलते हैं, विषाद का मतलब है कि उदासी। उसके चेहरे पे जो है हमेशा एक उदासी छाई हुई दिखती है, कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखता है गधा हमको। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका जो चेहरा है एक जैसे भावों से ही रहता है। ऋषि मुनियों के कितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। बहुत सारे हैं, पराकाष्ठा यानी कि अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं, कोई कमी नहीं है ऋषि मुनियों के गुणों की। वे सभी उसमें पराकाष्ठा यानी कि अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, अच्छे गुणों का इतना अनादर किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर मान लो इतने अच्छे गुण हो तो फिर भी हम उसका अनादर करेंगे नहीं, उसकी तो हम तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। संसार में जो है उसको शायद थोड़ा टेढ़ा होना ही चाहिए, ज़्यादा सीधापन भी शायद ठीक नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? अफ्रीकी जो है उनको अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए, मतलब मुसीबत के समय के लिए, और बचा कर रखते हैं। 4 पैसे यानी कि वक्त अगर कभी खराब आ गया तो उस टाइम पे कहाँ से आएगा, उसके लिए अगर वो बचा के रखते हैं। जी तोड़ काम करते हैं यानी कि बहुत मेहनत करते हैं। जी तोड़ काम करना ये मुहावरा भी होता है, तो यानी कि बहुत 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 मेहनत करना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं और फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, मगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना उनको भी आता है कि अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा है एक, तो इसका अर्थ है कि अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, तो शायद अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर वो कड़क हो जाते,
अपनी प्रतिक्रिया देने में, तो वो शायद उनको सभ्य कहा जाने लग जाता। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना लिया, यानी कि उसकी गणना होने लग गई, उसको शामिल कर लिया गया। किसको? जापान को। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। गधे, जो बैल है उसको गधे का छोटा भाई कहा गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, गधा भी बोला जाता है, तू तो बड़ा गधा है, तेरे को तो कुछ नहीं आता है, उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ भी बोला जाता है उसको, यानी कि बछिया का ताऊ लगता है वो। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, अब मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी दिखने लगता है, अड़ भी जाता है अपनी जगह पे, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। किसका? बैल का। झूरी, यहाँ पे एक बैल का नाम है झूरी। काछी के दोनों बैल, एक आदमी है काछी है वो, और उसके बैल का नाम है झूरी। के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दो बैल हैं, उनका नाम है हीरा और मोती। झूरी है, झूरी के दो बैलों का नाम है हीरा, जो है वो झूरी जो है वो एक काछी है, और उसके बैलों का नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के, यानी कि वो पशुओं की एक जाति होती है, उसके बारे में बोला गया। वो दोनों के दोनों जो हैं वो पछाई जाति के हैं। कहाँ के हैं वो? पछाई जाति के। तो उनके बारे में कहते हैं कि देखने में सुंदर हैं, काम में चौकस हैं और डील में ऊंचे हैं। बहुत दिनों बाद साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा भी हो गया है, दोनों में दोस्ती भी हो गई है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, क्योंकि जानवर हैं बोल नहीं सकते ना, इसलिए दोनों मूक भाषा में विचार विनिमय करते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते, वो दोनों कैसे एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है हमको। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता रहता है, लेकिन भगवान ने पशुओं को भी कोई ऐसी शक्ति तो दी है कि वो शब्द नहीं बोल सकते, वो मूक रहते हैं, चुप रहते हैं, तो क्या हुआ, लेकिन वो अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कैसे करते थे? कभी चाटते थे, कभी सूंघते थे, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। आपने देखा होगा बैल हो या गाय हो, एक दूसरे से सींग भी मिला रहे होते हैं। विग्रह के नाते से नहीं, या दूर होने के नाते से नहीं, विनोद के भाव से, यानी कि ऐसे मस्ती में, मजाक मस्ती में, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगती है, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे की पीठ पे थप्पड़ मारने लग जाते हैं दोस्ती में, इस तरह से। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। इसके ऐसा नहीं करो तो कुछ पक्की दोस्ती है ऐसा नहीं लग रहा होता है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, जो मतलब स्ट्रांग दोस्ती नहीं है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा मतलब कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। उन दोनों में ये कंपटीशन रहता था कि ज़्यादा बोझ मेरे पास आ जाए कि ज़्यादा बोझ मेरे पास आ जाए, तो इस तरह की वो कोशिश किया करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, दिन भर संध्या के बाद दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। ये उनका थकान मिटाने का काम था। नाद वो जो उनका खली भूसा डालने की एक बर्तन होता है उसको नाद बोलते हैं। तो नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, एक ने मुंह हटाया तो दूसरे ने भी हटा लिया। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया और बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। उनको गोई बोलते हैं बैलों की जोड़ी। गोई का अर्थ है कि बैलों की जोड़ी को गोई बोला जाता है। तो वो दो जो बैलों की जोड़ी थी उनको अपने ससुराल में भेज दिया जूरी ने। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें भेज दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पता नहीं उनको कैसा लगा। पर जूरी के साले गया नाम है, जूरी का साला है, उसका नाम गया है, तो वो घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब उसको बहुत, दांतों पसीना मुहावरा है और इसका अर्थ है कि बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा उसको अपने गांव तक, अपने घर तक ले जाने में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते।
पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, यानी कि शब्द दिए होते, बोलने की ताकत दी होती, तो जूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हम गरीबों ने क्या गलती की है, हमको क्यों निकाल रहे हो तुम? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत करने से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हम कहाँ ना कर रहे थे, हमसे और काम लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमें मंजूर था कि हम तुम्हारे साथ काम करते करते मर जाते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? हमें इस बेकार इंसान के साथ, कठोर इंसान के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, यानी कि खाने के बर्तन के पास ले गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, एक ने भी खाना स्टार्ट नहीं किया। दिल भारी हो रहा था, दिल पे एक वजन सा था। तो उनका क्या हो रहा था? दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, अपने नहीं लग रहे थे। सब कुछ बेगाना लग रहा था उनको दूसरी जगह पहुंच के। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से देखा, टेढ़ी टेढ़ी नजरें करके देखा और लेट गए। दोनों के दोनों लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि जब गांव वाले सारे सो गए, तो दोनों ने जोर लगा मारकर पगहे तोड़ा डाले। जहाँ पे उनको बांधा गया था वो जगह उन्होंने जो रस्सी से जिससे बांधा गया था वो रस्सी जो है उन्होंने तोड़ दी। गले में उनको एक रस्सी पहनाई गई थी बांध के, उसको तोड़ डाला और घर की ओर चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। जैसे कि मुसीबत के समय में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है, वैसा ही हुआ था उनके साथ भी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। एक एक झटके में जो होता है वो रस्सी टूट जाती है। चूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों के दोनों बैल चरनी पर खड़े हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, जो पशुओं को बांधने का जो फुंदना था वो लटका हुआ है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। एक विद्रोह जैसे उन्होंने करके आए हों, लेकिन उसके साथ में भी उन्होंने प्यार झलक रहा है, उनमें स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, गले और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उनको चूमने लग गया। किसको? बैलों को। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में एक घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों की जो सभा थी उसने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र दिया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो अप्रिशिएट करने के लिए। और कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, तो कोई भूसी लाया। सब बच्चे जो अपने अपने घर गए, ये सब चीजें लेकर आए और उनको खिलाने लग गए। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक बोलता है कि ऐसे बैल तो किसी के पास भी नहीं हो सकते। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरा उसको सपोर्ट करता है। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। ये तो किसी जन्म के आदमी है, तभी तो इन्होंने अपना घर ढूंढ लिया ना। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। किसी को ये नहीं था कि कोई उसका प्रतिवाद का अर्थ होता है कि विरोध करने का किसी में साहस ना हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए, है ना। एक दिन भी मेरे मायके में जाके काम नहीं किया और वहां से दौड़ के वापस आ गए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? खाना नहीं खिलाया होगा तुम्हारे भाई ने, इसलिए दौड़ आए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? अगर चारा मिल गया होता तो ये भागते थोड़ी, मेरे पास वापस थोड़ी आते। स्त्री चिड़ी, स्त्री को गुस्सा आ गया, चिढ़ गई। वो भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धू की तरह बैलों को सहलाते नहीं है। जैसे तुम बुद्धू और बैलों को सहलाते रहते हो हर टाइम, वो ऐसे नहीं है मेरे भाई। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, तो उनसे बहुत काम भी लेंगे। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे, मैं तो सूखा भूसा ही खिलाऊंगी इनको। अब कुछ अच्छा भोजन नहीं देने हो, ये इनको जिंदा रहे या मर जाए।
वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजदूर जो था उसको बोल दिया गया कि इनको पनिशमेंट है और सिर्फ इनको सूखा भूसा ही खिलाया जाए। बैलों ने नाद से मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, यानी कि मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? झूरी बोल रहा है नौकर को, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, तुम भी अपनी पत्नी की सी कहोगे, मेरा पक्ष थोड़ी लोगे, मैं चोरी करके नहीं डालूंगा। मतलब वो इस तरह से बोलता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब के उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसके जो खुद के अपने बैल थे उनको तो सब कुछ दे रहा था, लेकिन इन बैलों को नहीं दे रहा था। सूखा खाना उनको दे रहा था। वो दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूलों की छड़ी से भी न छूता था, बिल्कुल भी नहीं मारता था, फूलों की छड़ी से भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जैसे वो आवाज देता था वो दोनों के दोनों चल देते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मेरा सूखा भोजन। नाक की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, दोनों पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा बोलता है अपनी मूक भाषा में कि यहाँ से भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैलों का जन्म ही लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, अगर वो मुझे मारेगा तो मैं भी उसको गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता और उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मतलब इसमें ही हमारी हितकर है। ये मसलहत का मतलब है हितकर है, ये इसमें ही हमारी भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं बोले। दोनों के दोनों घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी कि अपनापन हो गया था। दोनों दिन रात जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान बोलते हैं जहाँ पे उनको बांधा जाता है, गाय भैंस को, उनका निश्चित जो जगह है, थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी 2-2 साल भूखा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, उनमें विद्रोह की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता, अब हमसे सहा नहीं जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, 1-2 को उठाकर सींग पे उठा के फेंक देता हूँ, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी, वो बेचारी जो लड़की है वो अनाथ हो जाएगी अगर हमने ऐसा किया। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, मालकिन को ही फेंक देता हूँ। लेकिन औरत जात पर सींग उठाना मना है, ये भूले जाते हो।
तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके से जाती है। झटका मारेंगे तो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। इनकी नाकों में नाथ डाल देते हैं। उसने गवार खोल दिया। उसने जो रस्सी थी वो खोल दी और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, इस पर शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया तो और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको 2 साल गुजर गए थे, इसलिए वो सब कुछ चेंजेस आ गए थे रास्ते में भी। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? देखो, वो जानवर हैं, फिर भी उनको अपना धर्म याद है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है, कोई इसका मालिक तो नहीं आना जो हमें हमको मारे। तो बीच बीच में ये भी ध्यान रख रहे थे वो। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, धक्का मारने लगे एक दूसरे को पीछे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। मतलब झगड़ा भी नहीं करना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खेल खेल में ये तो झगड़ा होने वाला है अभी हमारे बीच में। अरे ये क्या, कोई सांड ढोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, इससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा। अगर हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी सुनने वाला नहीं है। भाग क्यों न चले? इससे बेटर है कि हम भाग ही चले यहाँ से। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 हो जाएगा। मतलब 9-2-11 होना मतलब फरार हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ये आपका मुहावरा है, 9-2-11 हो जाना, फरार हो जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जरूर। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। हम दोनों मिलकर उसको मारें। मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगे दो। मतलब पीछे से मैं मारूंगा, आगे से तुम मारो, ऐसे मारते हैं उसको। दोहरी मार पड़ेगी, दोनों साइड से मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। और जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। जान का तो जोखिम है पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कि हम उससे बच सकें। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं था, तजुर्बा नहीं था। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध बोलते हैं, कुश्ती, रेसलिंग बोलते हैं जिसको आप इंग्लिश में। तो वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ दौड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया।
सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। जब वो लगा कि अब तो इसमें कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में, कोडवर्ड में कहा कि मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालो, इसको मार ही डालते हैं यहाँ पे। हीरा ने तिरस्कार किया, नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। दुश्मन अगर नियत्ता हो तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक भी न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, जो खेत होता है उसके साइड में बाउंड्री जो होती है उसको बोलते हैं मेड़ पर था। निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर पैर जो होते हैं ना उसके बैल के, कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, कि मेरा मित्र जो है वो मुसीबत में है, तो लौट आया वो भी अपने मित्र को बचाने के लिए। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, एक तो नहीं। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। जो ये काजी हाउस होता है ना, ये एक मवेशी खाना होता है, इसको बोलते हैं मवेशी खाना, जहाँ आवारा पशुओं को ले जाते हैं, फिर बाद में उनकी नीलामी होती है। तो ये काजी हाउस यानी कि मवेशी खाना, आवारा पशुओं को रखने की जगह। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा, मतलब ऐसा जो है उनके पास में वास्ता पड़ता है। साबिका मतलब वास्ता, ऐसा मौका आया था। तो ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, गया अच्छा था इससे तो। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े और कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। किसी को चारा नहीं दिया जा रहा था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, कमजोर बीमार जैसे पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतनी कमजोरी थी उनको तो। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। जो दीवार पर मिट्टी लगी हुई थी उसको चाटना स्टार्ट कर देते हैं, पर इससे क्या तृप्ति होती है, उससे कहाँ भूख शांत होने वाली है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम था, प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। बहुत सारी चोटें मारता है दीवार में, और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। थोड़ी थोड़ी मिट्टी दीवार की जो वो गिरने लग जाती है। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला कि भाई जानवर सब सुरक्षित ठीक से है तो ना, मेरे जितने मैंने बंद किए थे। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी दिए, कई डंडे मार दिए और मोटी सी रस्सी से भी बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा कि आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया ना, हमने अपनी कोशिश तो की ना बचने की। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए, और भी ज़्यादा बंधनों में हम पड़ गए। अभी जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, कितना भी मुसीबतें आती जाएं, बंधन आते जाए, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जाए हमारा मालिक, लेकिन मैं फिर भी अपनी आज़ाद होने की पूरी कोशिश करूंगा। जान से हाथ धोना पड़ सकता है, यानी कि हम जान से हाथ धोना यानी कि हम मर सकते हैं, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। अगर दीवार जो है टूट जाती तो कितने सारे यहाँ से जानवर निकल के भाग जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, कितने सारे हमारे भाई बंद यहाँ पे बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, चलो अपन दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा
मानो वो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, जैसे कोई कॉम्पिटिटर आगे खड़ा हो और उसके साथ में जैसे उसका झगड़ा चल रहा हो, ऐसे उससे लड़ने लग गया। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार लगभग ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। 1 हाथ दीवार जो वो नीचे गिर जाती है। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब सब में जान आ गई। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली और उसके बाद भैंसें भी खिसक गई। पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनको क्या करना है। गधों ने हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग रहे थे? तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं इस फिर पकड़ लिए गए तो फिर से पकड़ लिया हमको तो क्या हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है? अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो चांस मिल रहा है ना भागने का, भागो। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, फिर शायद हमारी कहीं मुलाकात हो जाए, तुम अभी चले जाओ। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे अपना इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? अरे हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे और आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला। जो गधों को जो सींग मारते हैं तब वो बाड़े से बाहर निकलते हैं, और तब अपने बंधु के पास जाकर सो गया उसके पास। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब जो है मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। हीरा और मोती को दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न उठा, एक दाना भी नहीं खाया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधा था, तो पानी दिखाते थे, वो पी लेते थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, यानी कि हड्डियाँ निकल आई थी, उनकी हड्डियाँ दिखने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है? ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उन्हें लगा कि तो हमें मारेगा। वो कौन है और इन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कुछ संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों ने देखते हैं एक दूसरे की तरफ मित्र और अपना सर झुका लेते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे तो बिना मतलब भागे, अब जान न बचेगी, अब तो हमारी जान बचने वाली नहीं है। मोती ने अश्रद्धा के अभाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान इतना कठोर क्यों हो गया है? वो हमारे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहा है? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, मैंने भगवान के पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएगा? क्या दोबारा भगवान हमको नहीं बचाने वाला है? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। हमारे शरीर के जो पार्ट हैं वो किसी न किसी के काम तो लग जाएंगे कम से कम। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, पूरा शरीर का पार्ट जो है वो कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ मतलब झुंड हरे हरे हार से चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, और कितना सुखी जीवन था। सारे के सारे कितने सुखी नजर आ रहे थे इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके 2 भाई
बधिक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं, बंधन में पड़े हुए हैं और किस तरह से वो दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। सडनली उनको लगता है कि अरे ये तो हमारी पहचान वाला रास्ता है। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। पर इसी क्षण उनकी चाल तेज हो गई। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया, मतलब अपना ही एरिया आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे और यही तो कुआं है जहाँ हम पुर चलाया करते थे। मोती ने कहा कि हमारा घर नगीच आ गया, मतलब नगीच मतलब पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। थान पे चलते नहीं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े और वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार, क्या अधिकार है? मतलब जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यानी कि रिपोर्ट लिखा दूंगा पुलिस स्टेशन में जाके। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा और उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की बात, जैसे कोई विजयी योद्धा हो, उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोगों को जो हंसी आ रही थी कि बैल और दड़ियल के बीच में किस तरह की हरकत चल रही है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर की खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, अगर उसने हमें गोली मरवा दी तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के, मतलब 20 के करीब लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, एक उत्साह का माहौल बन गया था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन भी आई और उसने भी उन दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये स्टोरी समझाई गई है कि जो जानवर हैं वो भी अपने वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति। तो ये इस स्टोरी में हमें ये सीखने को मिलता है कि उनका भी हमारे साथ में भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। वो मूक है तो क्या हुआ, लेकिन वो कभी भी बेवफा नहीं होते, वो हमारी हमेशा प्यार करते हैं, वो भी हमसे मूक भाषा में प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।